नमस्कार, वेलकम टू सोल टॉक विद रोशनी विद अ वेरी ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर अलका शर्मा जी। नमस्ते जी। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शास्त्री महाविद्यालय की ये प्रधानाचार्य जी हैं, यानी प्रिंसिपल मैम है। जी जी। सबसे पहले वेलकम टू माय शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अलका जी, सबसे पहला सवाल, कितने वर्ष हो गए आपको इस संस्थान के साथ जुड़े हुए? 19 वर्ष हो गए। 19 वर्ष? हाँ जी। वाओ। 19 वर्षों में आपका कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हमारे ट्रस्टी इतने अच्छे मन से इस शिक्षा से जुड़े हुए हैं कि वो हम छोटी छोटी चीजों के लिए हम कहते हैं कि हमें ये ऐसे करना है, वैसे वो कहते हैं बस आप करते रहिएगा। हम ये नहीं जानना चाह रहे कि इसमें आप क्या कर रहे हैं या कुछ ऐसा होना चाहिए, आप करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है। और हमें ऐसे ट्रस्टी पा करके इतना अच्छा लग रहा है कि शायद और कहीं होते तो इतना अच्छा प्रोग्रेसिव हम लोग भी नहीं होते और संस्था को भी हम इतना नहीं कर पाते। नेचुरली 19 साल एक बहुत लंबा समय है और एक ही इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़कर काम करना तभी पॉसिबल है जब आपको इम्पोर्टेंस दी जाए, आपके विचारों को इम्पोर्टेंस दी जाए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे अलग अलग जगह से, अलग अलग सपने लेकर, अलग अलग कहानियां बनाने के लिए। तो उनके साथ जुड़ के, उनके बारे में जान के उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं या एक शिक्षक की तरह उनका मार्गदर्शन करते हैं? नहीं, दोनों बातें हैं कि उनको जैसे गाइडेंस मिल जाती है, तो एक अध्यापक के नाते वो गाइडेंस मिल गई कि आपको ऐसे करना है या इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है या इस प्रकार से अपने करियर को अंजाम देना है। दूसरा, एज ए पेरेंट गार्जियन के रूप में भी हम उनका थोड़ा सपोर्ट करते हैं, जिससे कि कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी कंडीशन वास्तव में बहुत खराब होती है, आर्थिक रूप से देख लीजिएगा या मानसिक रूप से उनके सहयोग ना मिल पाना है। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों का अगर हम थोड़ा बहुत सहयोग कर सकें या हमारे ट्रस्ट कुछ सहयोग कर सके तो इससे उनके करियर को और एक नई दिशा मिल जाती है। मेरे ख्याल से आपके ट्रस्ट के होने से यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी बहुत मिनिमम है। बहुत मिनिमम। क्या फीस स्ट्रक्चर है आप बता? जैसे हमारा जो ये ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के द्वारा इसी कैंपस के अंदर एक तो पीजी 6 to पीजी कॉलेज है, दूसरा हमारा शिक्षा शास्त्री यानी बीएड कॉलेज है। तो अगर हम बात करें 6ठी से 12वीं तक की फीस स्ट्रक्चर की, तो 6ठी से 8वीं तक का पूरे साल का जो खर्चा है वो 2300 रुपए है पूरे साल का बस। और 9वीं से 12वीं तक की बात करें तो 2800 रुपए हैं। और अगर हम कॉलेज एजुकेशन ग्रेजुएशन की बात करें, जिसको हम शास्त्री बोलते हैं, शास्त्री में 3300 रुपए है पूरे साल के। शास्त्री क्यों बोलते हैं? शास्त्री ये जो संस्कृत एजुकेशन है, अच्छा। उसके लिए ये टर्म काम मिल गया। तो सारे सब्जेक्ट संस्कृत में होते हैं या एक सब्जेक्ट संस्कृत में होते हैं? जैसे अगर हम शास्त्री की बात करें तो शास्त्र का हिंदी है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है या सोशल स्टडी है या इंग्लिश है। बाकी 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके संस्कृत विषय के ही रहेंगे। लेकिन अगर हम पीजी लेवल की बात करें, जिसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 3800 यानी 3800 रुपए है साल का। और उसमें एक पेपर स्पेशलाइजेशन होता है जो संस्कृत विषय का ही रहता है। अच्छा। और ये जो अपना महाविद्यालय है, ये जगत गुरु रामानंद आचार्य संस्कृत जयपुर में है। उससे से एफिलेटेड है। अच्छा, उससे एफिलेटेड है। और बाद में बात करें अपने जैसे शिक्षा शास्त्री यानी बीएड कॉलेज का, तो बीएड कॉलेज में अपने सीट पूरी रहती है। जैसे 100 की सीट मिली हुई है तो 100 बच्चे अपने को उपलब्ध हो जाते हैं, यानी अपने को मिल जाते हैं। अच्छा। कारण क्या है, अपने यहाँ शास्त्री और आचार्य कॉलेज है तो वो बच्चे अपने यहाँ आ जाते हैं। दूसरा, अपने बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये अपने संस्था है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है या एक्स्ट्रा कुछ ये नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो कमाई के पर्पज से बैठा है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे लेकिन जैसे कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ये है नागौर। पहले तो ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता था, अब ये कुचामन डीडवाना डिस्ट्रिक्ट नया बना है। अच्छा। जो लास्ट जो अपना ये बजट की घोषणा हुई थी उस समय इसको बनाया गया था। तो जैसे अगर नियर बाय जगहों से कोई आकर यहाँ पे कोर्स करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? मतलब यहाँ पे आके रुकने की व्यवस्था? रुकने की व्यवस्था है। अपने यहाँ 3 छात्रावास है। अच्छा। हाँ जी, और 3 छात्रावास है, तीनों का अपना अलग अलग भोजन एक साथ है।
रहने की व्यवस्था सेम है, सिर्फ संख्या ज्यादा होने के कारण अपने को ये संख्या बढ़ानी पड़ी छात्रावास के। एक सेपरेट लड़कियों का छात्रावास है जिसके अंदर 80 की संख्या में लड़कियां रह सकती है, और अपनी स्थिति ये होती है कि लगभग 60 से 65 के बीच में लड़कियां अपने यहाँ छात्रावास में रहती हैं। अगर हम फीस की बात करें, हॉस्टल चार्ज की बात करें, तो पूरे महीने का 1500 रुपया खर्चा है एक बच्चे के या एक बच्चे के हॉस्टल की फीस। अच्छा। जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इस व्यवस्था में हम उसको रहने का आवास दे रहे हैं, लाइट है, पानी है, एक टाइम उसका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। अच्छा, हाँ, विद फूड 1500 रुपीज पर मंथ। कमाल है। हाँ। तो मतलब बाहर से नियर बाय जगह से भी आकर आप यहाँ पे आ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। करने वाले के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। ये तो आपने फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया और बहुत ही लुक्रेटिव बताया है। बीएड की अगर हम बात करें, और आप कह रहे हैं कि 100 में से अगर 100 सीट है तो 100 की 100 फिल हो जाती हैं, तो अगर मान लीजिए कि 110 क्वेरीज आई हैं आपके पास में, तो क्या उन 10 लोगों को एडमिशन मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो अपने पास में एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ऐसा है जिसमें हम 100 बच्चों को ही एडमिशन दे सकते हैं। 50 बच्चों की एक यूनिट होती है, हमें 2 यूनिट की परमिशन है एनसीईटी के द्वारा। अच्छा। तो हम सिर्फ 2 यूनिट यानी 100 बच्चों को ही एडमिशन दे सकते हैं, बाकी 10 है उनको नेक्स्ट ईयर का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बीएड जो कोर्स है, और आपने अलग अलग जो कोर्सेस बताए, बीएड के अलावा कौन से कोर्सेस हैं? बीएड के अलावा अपने पास में एक तो पौरोहित्य कर्मकांड है। अच्छा। जो सिर्फ लड़के ही करते हैं, क्योंकि धर्मगुरु की भर्ती आती है, रिलीजियन जो टीचर्स होते हैं सेना और के अंदर होते हैं, उनके लिए वो पौरोहित्य कर्मकांड का कोर्स डिप्लोमा कोर्स है। उसके अलावा एक पीजीडीसीए है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, पीजी लेवल का। इसके अलावा एक योगा का भी पीजी डिप्लोमा कोर्स है। अच्छा। जो अपने इसी महाविद्यालय में चल रहा है। ओके। बाकी वेद की आपने सुना होगा कि राजस्थान का तो इनमें से क्या कोई कोर्स ऑनलाइन भी है? अभी आपने देखा होगा कि ग्लोबल संस्कृत, तापड़िया ग्लोबल संस्कृत नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। हाँ। तो उसमें अगर किसी की जिज्ञासा रहती है कि हम इसके बारे में जानकारी लें, या हम जानना चाहते हैं, या किसी की ये इच्छा रहती है कि मुझे संस्कृत सीखना है, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक वो वेबसाइट है, उस पर जाकर के उसको एक लिंक दिया जाता है, उससे ज्वाइन होना होता है और वो क्लासेस चलती है। और वो क्लासेस ऐसी है जो बाहर विदेश में बैठा है, अपने भारत से बाहर विदेश में बैठा है, वो भी संस्कृत सीख रहा है, जुड़े हुए हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी उसके अंदर 4700 समथिंग है जो ऑनलाइन कोर्स में उसमें जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन क्लासेस होती है? प्रतिदिन क्लासेस होती है, अलग अलग सब्जेक्ट के, व्याकरण की अलग होती है, साहित्य की होती है, ज्योतिष की होती है, कर्मकांड की होती है। कितने ड्यूरेशन की क्लास होती है इसमें? लगभग 1 घंटे का। राजस्थान का पहला वेद विद्यालय लड़कियों का। अच्छा। अपने इसी विद्यालय को सौभाग्य मिला और यहाँ के ट्रस्टियों ने कहा कि हाँ हम खोलना चाहते हैं, और राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने हमें स्वीकृति दे दी। और केवल मात्र वो ही है, आज 3 साल हो गए वो वेद विद्यालय चल रहा है अपना। और उसमें अभी एग्जाम हुए थे मई में, जिसमें 37 लड़कियों ने हिस्सा लिया था, 37 लड़कियों ने एग्जाम दिया है। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, ये वेद से संबंधित बातें करते हैं तो कहते हैं लड़कियों को नहीं पढ़नी चाहिए, या लड़कियों के लिए सही नहीं है, कौन सी लड़कियां पूजा पाठ करवाएगी। लेकिन वेद से सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होती है, वेद से तो ज्ञान मिलता है, हमारे होने का अस्तित्व पता चलता है, आत्मज्ञान। सही है। और लड़की अगर किसी मंत्र का उच्चारण कर रही है तो अच्छा है ना, आसपास का वातावरण भी उस मंत्र से बहुत शुद्ध होगा। वो बच्ची अपने परिवार, जो उसके आने वाली पीढ़ी है, जब वो आगे शादी होकर जाएगी, अपने बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देगी, तो वो एक संस्कार डेवलप होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बाकी बॉयज आजकल तो अगर हम बात करें तो 16 संस्कारों की, तो उसमें से मुझे लगता है 3 संस्कारों के अलावा लोग जानते ही नहीं है। संस्कार 16 संस्कार पता ही नहीं है लोगों को क्या होता है, कैसे होता है। ये बहुत ही अच्छा कदम है कि लड़कियों को वेद की शिक्षा दी जाए। संस्कृत का आप क्या महत्व मानते हैं इंडिविजुअली? अगर मैं मेरी राय बताऊं तो संस्कृत के अंदर इतने अच्छे अच्छे श्लोक है, या जैसे हम हिंदी व्याकरण की बात करें, ऐसे संस्कृत व्याकरण है, और इसको देवताओं की भाषा मानते हैं, देव भाषा का है। तो जब देव भाषा को हम अपना रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो मैं तो इसको बहुत उचित मानती हूँ कि हर व्यक्ति को। आज के दौर में करियर की दृष्टि से आप संस्कृत को कैसे देखती हैं?
कैरियर की दृष्टि से अगर हम बात करें, जैसे इससे महाविद्यालय की बात करें, इसमें बीएड करने के बाद में बच्चे सफल हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने ये जो कर्मकांड का कौशल है इसमें पूरे भारतवर्ष में छा रहे हैं। अच्छा। इस संस्था को जाना जाता है उन बच्चों के थ्रू कि भाई उसी संस्था के ये बच्चे हैं जो ये कर्मकांड का काम यहाँ इतनी दूर आकर के कर रहे हैं। तो दुनिया के जगह जगह कोनों में यहाँ से गए हुए बच्चे हैं जो पांडित्य कर्मकांड भी करवा रहे हैं, अध्यापक भी बन चुके हैं। सेना में जो ये धर्मगुरु अभी रिसेंट रिजल्ट आया है जिसमें यहाँ से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये भी एक इस संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक जगह से इतने बच्चों का निकलना। बिल्कुल, बिल्कुल। एक भर्ती जिसमें बहुत कम लिमिटेड बच्चे अपीयर हो पाते हैं और वहां से एक संस्था से आप इतने बच्चे उठा रहे हैं या बच्चे सफल हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर लड़कियों की बात करें तो बहुत अच्छा है कि वो इस वातावरण में रहती है तो उनका माइंड भी ऐसा सेटल हो जाता है कि जो दुनियादारी है, जो दुनियादारी में दिखावापन है या जो हम कहें कि पाश्चात्य संस्कृति है, उसको वो दूर हटा करके इस माहौल में ढल। पर मुझे ऐसा लगता है भले आप पाश्चात्य संस्कृति में भी रहो और उसे अपनाओ, लेकिन अपना मत छोड़ो। अपना मत छोड़ो, अपनी जो संस्कृति है उसको बचा करके रखो, उसको साथ में लेकर चलो, अपने आप को रिप्रेजेंट करो। भले आप, कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी रहो, अगर आप वेस्टर्न कंट्री में हो तो वेस्टर्न तरीके से आपको रहना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी चीजों को कंठस्थ कर लो कि कोई आपको दाएं बाएं गुमराह न कर पाए। सही है। ओके, आपने बोला सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी एक मानसिकता इतनी ज्यादा तीव्र गति से बनती जा रही है कि इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या सरकारी नौकरी ही जीवन शैली को अच्छे से जीने के लिए जरूरी है, या जो ज्ञानी है, गुणी है, वो अपना जीवन अपने स्किल से भी अच्छा बना सकते हैं? What do you say? नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो आज लगे हुए हैं उसी की वजह से बेरोजगारी ज्यादा है, या जो हम देखते हैं दिन प्रतिदिन कुछ ऐसे कांड होते रहते हैं जो नहीं होने चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि बेरोजगारी है। लेकिन हम उसको बेरोजगारी क्यों मान रहे हैं? क्या हमें इस संस्था से जुड़े हुए 19 साल हो गए, प्राइवेट जॉब है, क्या हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है? क्या हमने अपने बच्चों की एजुकेशन नहीं करवाई है, या हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ एक दिमाग में ये सेट हो गया है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब है तो हमारे फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कोई गवर्नमेंट जॉब में जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद में उसकी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए मुझे नहीं लगता कि वो हो पाती है। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट में जाके लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। सही है ना? सही। प्राइवेट में आपको एक सर पे डंडा होता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो ही मैं सरवाइव करूंगा या करूंगी, है ना? गवर्नमेंट में तो एक बोला अरे अब तो हम ही मालिक हैं कि अब तो लग गए, ठीक है। हाँ, हो सकता है उनमें 2-4-5% ऐसे भी होंगे जो आगे भी प्रोग्रेस करते होंगे, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट सेक्टर में कोई बंदा जुड़ा है तो उसका प्रोग्रेस 100% है और उसको करना ही पड़ेगा। अगर वो अपने आप को उस फील्ड में रखना चाहता है तो उसको अपना प्रोग्रेस करने के लिए अपने अंदर जो चेंजेस लाने हैं वो समय समय पर उसको करना होगा। टोटल कितनी स्ट्रेंथ है आपके इंस्टीट्यूशन की? हमारे यहाँ पर टोटल अगर तीनों इसमें देखें, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज और बीएड में, तो 1387 है। ओह वाओ, बहुत बड़ा फिगर है। हाँ, बहुत बड़ा है। ओके, सो बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है? जी, पूरा स्टाफ इतना डेडिकेट है, इतना हार्ड वर्कर है कि सारे एक टीम मान करके और उस कार्य को अंजाम देते हैं, तो बहुत अच्छा। अभी आपने नोटिस किया होगा 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, वरिष्ठ उपाध्याय, तो उसमें 90+ के हमारे यहाँ 7 बच्चे इस इंस्टीट्यूट के लिए तो है ही, बाकी मुझे लगता है आसपास में कहीं भी इतने बच्चे वरिष्ठ उपाध्याय में 90+ वाले नहीं होंगे। ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट में भी नहीं होंगे। वंडरफुल, ऑलराइट। सो अगर मैं बात करूं, अब एक सोच आती है कि जो महिलाएं हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो वो एक सीमित थॉट लेके घर से निकलती हैं कि एक टाइम के बाद मुझे शादी करना है, सेटल होना है। इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि एक महिला को शादी के बाद भी
एक्टिव रहना चाहिए, जो आज के दौर में सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का ट्रेंड है कि ये हमारी बेसिक प्रायोरिटी है सही है ना। तो कैसे, क्योंकि ये एक छोटी जगह एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे अभी वो मेंटालिटी आ गई है, ये थोड़ा सा समय लगेगा, या आप भी उस मेंटालिटी पे काम कर रहे हैं कि आए लोगों पे, क्या मानना है आपका? नहीं, यहाँ ये जगह छोटी है लेकिन यहाँ के लोगों के विचार है वो उच्च है। अभी हमने ये जो मई का महीने था उसके अंदर हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पर, हुनर, महिला हुनर। तो उसके अंदर हमें ये था कि महिलाएं कितने उत्साह से उसमें हिस्सा लेती हैं, जो मान रही है कि हमारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई या हम अपने हाथ में कुछ कला तो रखते हैं लेकिन उसका प्रदर्शन हम कैसे करें। तो उसके लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया उन महिलाओं को। और आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जब हम ये सोचकर चल रहे थे कि मुश्किल से 20 से 25 महिलाएं आएंगी, और वहां पर जब हमने रजिस्ट्रेशन क्रम देखा तो वो लगभग 60 से ऊपर पहुंच चुका था। अच्छा। अब जब वो महिलाएं आई तब हमने उनसे ये पूछा कि भाई आप यहाँ क्यों आए हैं, क्यों जुड़ना चाहते हैं, आप में क्या हुनर है, क्या आप अपने आप का हुनर प्रदर्शित करना। उनका सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम घर के काम को कैसे भी करके एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम भी कुछ इनकम करें जिससे हमारी कुछ आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो सके। दूसरा, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें नॉलेज ही बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम जान पाएंगे। घर पर बैठकर तो हम मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया सिलाई से संबंधित था। अच्छा। सिर्फ अभी तो ये एक थीम लेकर चले थे कि सिलाई कपड़ा उनको यहाँ से दिया गया, उसके बाद में उनसे पूछा गया कि आप इनमें और कैसा अच्छा कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छा बनाया लेकिन और भी अच्छा आपको करना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए, और आपने ऐसा क्यों सोचा कि इस इंस्टीट्यूट से जुड़े या इस प्रकार का जो प्रोग्राम है उसको और भी आगे हम अच्छा करवाना चाहते हैं। तो सबका लगभग एक जैसी थीम थी कि ठीक है, अगर हम इस प्रकार का प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं तो हमारी पहचान बनेगी। दूसरा सबको पहचान चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे पास में कला है लेकिन इस कला को देखा किसने। जब हम ऐसे आकर के बाहर और अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे तो हमारी एक अलग पहचान होगी कि भाई इस गांव की ये महिला है, इसके अंदर ऐसा हुनर है और वो बाहर भी जाना चाहिए। आज के दौर में जैसे आपने अभी ये बात करी, बहुत खूबसूरत बात है, ऐसे कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष भी में भी जो प्रौढ़ अवस्था में है, उनकी एजुकेशन नहीं हो पाई है ड्यू टू एनी हाउ सर्कमस्टेंसेस, तो क्या आपका इंस्टीट्यूशन फ्यूचर में ये सोचता है कि प्रौढ़ एजुकेशन पे भी काम करना चाहिए, कुछ बेसिक चीजों पे होना चाहिए? अभी लगभग 2 साल हो गए, एक वैद्य से रिटायर्ड थे, उनकी इच्छा हुई कि मैं संस्कृत विषय को जानूं। सर से आकर मिले तो सर ने सहमति दे दी कि आप आइए, मैं आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना होगा मैं आपको समय दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे रहने का, इन्होंने कहा आप आइए, आपकी इतनी जिज्ञासा है, महीने में, मैं तो सप्ताह भर का नाम ले रहा हूँ लेकिन आप महीने भर में अच्छा सा संस्कृत सीख जाएंगे। और वो ही हुआ कि वो महीने भर पास में रहे और सिर्फ संस्कृत सीखने का उन्होंने प्रयास किया और वो सफल भी हुए। सफल हो गए। हाँ। तो इंस्टीट्यूशन को आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जिन लोगों का किसी भी सिचुएशन में कारणवश एजुकेशन नहीं हो पाए, उनके लिए भी एक छोटा सा मुहिम चलाई जाए, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि ऐसे लोग होंगे। शहरों में तो मे बी थोड़ा मुश्किल है लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। सही है। जैसे आपने बोला संस्कृत बहुत जरूरी है और बहुत काम आ रही है लोगों के, लेकिन इसके अलावा आज की दुनिया में इंग्लिश स्पीकिंग को भी बहुत ज्यादा कमांडेबल लैंग्वेज माना गया है। इट्स अनफॉर्चुनेट बट माना गया है, हमें दुनिया के साथ ही चलना है। तो क्या आपके स्टूडेंट्स पे इंग्लिश स्पीकिंग पे या कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी ध्यान दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो कुछ स्पोकन से रिलेटेड हमने कोर्स यहाँ पर किया। उसके अलावा बच्चों में कंप्यूटर से रिलेटेड या उनके जो हाव भाव है वो कैसे होने चाहिए, जब कभी वो इंटरव्यू फेस करे तो उसका वो स्किल कैसा होना चाहिए। हाँ। तो काफी प्रकार के ऐसे छोटे छोटे ये प्रोग्राम बना करके और इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है और बच्चे भी काफी संख्या में जुड़ रहे हैं। ओके। एक हमारे ट्रस्टी है श्रीमान महावीर प्रसाद जी तापड़िया,
तो उनका फोकस ये था, एक बार वो जा रहे थे तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिले जो भीख मांगने वाले होते हैं, तो उनका ध्यान उधर गया। अब हमने उन बच्चों के पेरेंट्स से बात की, उस मोहल्ले में गए, वहां से बच्चों को लेकर आए, उनके पेरेंट्स से बात की कि हमारा प्रयास है कि ये बच्चे हाथ नहीं फैलाए, बल्कि शिक्षित होकर के और अपना खुद पैरों पर खड़े हो, जिससे हाथ फैलाने वाली स्थिति ना आए। तो ऐसा प्रयास जब हमने छोटे रूप में किया तो वो संख्या हमारे पास में 37 की हो गई। 37 बच्चे उस ग्रुप से आ गए हमारे पास में। और ये स्थिति रही कि जब हमने स्टार्टिंग में देखा कि वो उठना बैठना नहीं जानते, कैसे बैठते हैं, कैसे, जैसे जस्ट मैनर्स की बात करें तो वो मैनर्स उनके पास में नहीं था। धीरे धीरे जब अपने यहाँ से जुड़े तो वो चीजें भी उन बच्चों ने सीख ली और हमें बहुत अच्छा लगा जब हमने देखा कि उन बच्चों में जैसे खाना खा रहे हैं तो आलती पालती मारकर बैठना है, भोजन मंत्र बोलना है, इस टाइप की चीजों को जब उन्होंने सीखा तो हमें लगा कि हमारी शिक्षा देना है वो सफल है। 19 सालों में क्या आपको कोई चैलेंज आया? चैलेंज तो जैसे कि वेद विद्यालय की बात करें, लड़कियों के वेद विद्यालय की, तो जब शुरुआत में हमने देखा कि पता नहीं क्या स्थिति रहेगी। किसका आइडिया था ये आइडिया तो डॉक्टर हेमंत कृष्ण मिश्र जी का था। अच्छा। तो जब हमारे प्रधान ट्रस्टी है जो, तो उनका स्वर्गवास हो गया, श्रीमान बजरंगलाल जी तापड़िया, उनके सामने जब बात गई तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप प्रयास कीजिएगा। फिर एमपी साहब हैं, उनसे बात हुई तो वो पक्ष में थे, उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। फिर जब कई जगह ऐसी बातें गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियां वेद नहीं पढ़ सकते। लेकिन हमारे जो ये ट्रस्टी हैं एमपी साहब, उनका इतना अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने कहा कुछ भी हो मुझे ये वेद विद्यालय चाहिए लड़कियों का, और वो चैलेंज ही था और स्वीकार हो गया, मिल गया। ओके। इतनी खूबसूरत सफर, सालों के सफर के बाद में ऐसी कोई फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग या ऐसा कोई ड्रीम अभी आप और देखा आपने और जो चाहते हैं कि पूरा हो? हाँ, अब एक ड्रीम है कि ये जो कैंपस है, ये कैंपस एक यूनिवर्सिटी का रूप ले ले। अच्छा। गुड। वो भी मतलब बच्चों के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा अलका जी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये जानकारी आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और यदि आप में से भी कोई बीएड करना चाहता है या योगा से रिलेटेड, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड, या जो भी मैम ने बताया, इन कोर्सेज में कोई भी कोर्स आपको करना है तो मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगी। आप उस लिंक पे, उस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। हमें अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्ते। नमस्ते।